बहुत बड़ी खबर आई है। प्रोजेक्ट 75 शुरू होने जा रहा है। क्या है ये प्रोजेक्ट 75? प्रोजेक्ट 75 देश का वो पुराना सपना है जो आखिरकार आजादी के 75वें साल में शुरू होने जा रहा है। प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल गया था 1999 में, मंजूरी मिली 2007 में, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ था। तो वह भला ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है ये जो इतने साल से लटक रहा है? तो सुनिए, भारत उन गिने चुने देशों में शामिल होने जा रहा है जो अपनी सबमरीन बनाएंगे। जी हां, अपनी पनडुब्बी। सीसीएस यानी रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया था 1999 में, वाजपेयी सरकार थी। फिर 2007 में मनमोहन सरकार ने मंजूर कर दिया, लेकिन शुरू नहीं हो पाया था अब तक। अब रक्षा मंत्रालय ने आरएफपी जारी कर दिया है अपने मेगा सबमरीन प्रोग्राम के लिए। आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। सीधी भाषा में बोलें तो यह कि भारत अपनी खुद की सबमरीन यानी पनडुब्बी बनाने जा रहा है। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 6 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। पनडुब्बी बनाना बहुत खास इंजीनियरिंग का काम होता है। दूसरी वर्ल्ड वॉर से ही पनडुब्बियां किसी भी देश की नेवी की ताकत को कई गुना बढ़ाती आई हैं, क्योंकि पनडुब्बी मतलब पानी का जहाज जो पानी के अंदर रहकर यानी पानी में डूबकर, पनडुब्बी समुद्र के अंदर चलता है, यानी पानी के अंदर से दुश्मन की किसी वॉरशिप पर घात लगाकर हमला कर सकती है पनडुब्बी। इंजीनियरिंग इसलिए खास होती है क्योंकि यह समुद्र के अंदर चली जाती है। तो कैसे चली जाती है? पानी पर तैरते हुए नीचे कैसे ले जाते हैं सबमरीन को, और फिर ऊपर कैसे लेकर आते हैं, यह समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यह प्रोजेक्ट 75 इतना बड़ा कदम क्यों है। सबमरीन में होते हैं बड़े बड़े टैंक, इनको कहते हैं बैलास्ट टैंक। इनकी दीवारें ऐसी होती हैं जो समुद्र के पानी का प्रेशर झेलने, और इनमें भरी होती है हवा। इन बैलास्ट टैंकों के ऊपर लगे होते हैं वॉल्व। तो जब पनडुब्बी को पानी के अंदर ले जाना होता है तो ये वॉल्व खोल दिए जाते हैं। जब वॉल्व खोल दिए जाते हैं तो इनसे हवा बाहर निकल जाती है। हवा टैंक के ऊपर से बाहर निकलती है तो नीचे से टैंक में समुद्र का पानी भरना शुरू हो जाता है। टैंक में पानी भरता है तो सबमरीन का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे सबमरीन समुद्र में डूबना शुरू हो जाती है और पानी के अंदर चली जाती है। जैसे आप कोई टायर की ट्यूब को हवा भरकर किसी पानी की टंकी में डाल दो और फिर उसकी हवा निकाल दो तो ट्यूब पानी में नीचे चली जाएगी ना, वैसे तो जितनी हवा बैलास्ट टैंक से निकालते हैं पनडुब्बी उतना नीचे चली जाती है। जितनी गहराई पर रोकना होता है वहां पर वॉल्व फिर बंद कर देते हैं। उसी लेवल पर पनडुब्बी रुक जाती और उसी लेवल पर तैरने लगती। अब सवाल यह कि हवा निकालकर पानी भरकर नीचे जाना तो ठीक है, वापस ऊपर कैसे आती है? नीचे थोड़ी पड़ी रहती है। नौसैनिक उससे बाहर भी तो निकलते हैं। तो उसके लिए जो इंजीनियरिंग चाहिए होती है वो है असली खेल। पनडुब्बी ऊपर आती है 2 तरीकों से। पहला तरीका तो वही होता है जैसे सबमरीन नीचे जाती है, यानी हवा निकालकर नीचे जाती है तो बैलास्ट टैंकों में हवा भरकर ऊपर आ जाती है। लेकिन हवा भरते कैसे? जब पनडुब्बी पानी में डूबी होती है तो बैलास्ट टैंकों में समुद्र का पानी भरा होता है। उनमें हवा भरी जाती है हाई प्रेशर एयर सिस्टम से, यानी यूं समझ लीजिए कि एक तरह के ब्लोअर पंप से हाई प्रेशर से समुद्र का पानी निकाला जाता है और टैंक में हवा भरी जाती है ताकि सबमरीन ऊपर आ जाए। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी होता है और वो होता है क्रूज करके ऊपर जाने का। सबमरीन में एक तरह के डैने लगे होते हैं, जैसे हवाई जहाज के पंखों का पीछे का हिस्सा होता है ना, वैसे हवाई जहाज के पंखों के पीछे के हिस्से का भी एंगल चेंज कर सकते हैं हवा को काटने के लिए। ऐसे ही सबमरीन के डैनों का भी एंगल बदल सकते हैं, यानी ऊपर नीचे मोड़ सकते हैं। पानी को काटते हुए सबमरीन क्रूज करके सतह तक आ जाती, और जब सतह तक आ जाती है तो उसके बैलास्ट टैंकों में हवा भर देते हैं ताकि वो फ्लोट करती रहे, यानी तैरती रहे। यह तो हुई सतह पर आने और नीचे जाने की बात।
लेकिन कितना नीचे चली जाती है पनडुब्बी? तो ये तो वैसे खुफिया जानकारी होती है, लेकिन इतना पता है कि 800 फीट से नीचे चली जाती है। 800 फीट से भी कितना नीचे, यह हर पनडुब्बी की अपनी खासियत पर डिपेंड करता है। ये हम नौसेना की लड़ाकू सबमरीन की बात कर रहे हैं। रिसर्च करने वाली सबमरीन तो समुद्र की तलहटी तक चली जाती हैं, लेकिन उनको पानी को चीरते हुए दुश्मन पर हमला थोड़ी करना होता, वो तो पूरा नीचे चली जाती हैं। अब सवाल ये कि कितने वक्त तक पानी के नीचे रह सकती है सबमरीन, तो वो निर्भर करता है खाने पीने का सामान कितने दिन का है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होती, सबमरीन के अंदर ही ऑक्सीजन प्लांट भी होता है, ऑक्सीजन खुद बना लेती है पनडुब्बी। नौसेना की पनडुब्बियां 3-3 महीने तक पानी में रह सकती हैं, खिड़कियां नहीं होती पनडुब्बी में। अब आता है सवाल हमला करने का, कैसे पता चलता है और कैसे हमला करना है, या रास्ते में किसी जहाज से कैसे बचना है, या जहाज से दागे गए टॉर्पीडो से बचना है। टॉर्पीडो को यूं समझ लीजिए जैसे पानी के अंदर मारी जाने वाली मिसाइल। तो यह पता लगाने के लिए कि आगे क्या है और कितनी दूरी पर है, जैसे हवाई जहाज में रेडार का इस्तेमाल होता है, पनडुब्बियां सोनार का इस्तेमाल करती हैं। मोटे तौर पर यूं समझ लीजिए कि सोनार मतलब तरंगे भेजी जाती हैं एक दिशा में, और जिस स्पीड से पलटकर तरंगे वापस आती हैं स्पीड से, उससे पता चलता है कि निशाना कितनी दूर है। देर से आएंगी तो दूर है, पास होगा तो जल्दी आ जाएंगी, और बाकी रास्ता वगैरह तो जीपीएस से पता चलता रहता है। स्पीड बहुत अहम होती है किसी भी नौसेना की लड़ाकू पनडुब्बी की। समुद्र में स्पीड नापी जाती है नॉट्स में, नॉट यानी नॉटिकल माइल्स प्रति घंटा। नौसेना की सबमरीन की स्पीड लगभग 20 नॉट होती है, यानी मोटे तौर पर समझ लीजिए कि लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटा। समुद्र के पानी के अंदर, रोड की स्पीड से मत कंपेयर करिए इसको। ये एक तरह से बड़ा सा पानी का जहाज है ना, जो, और वो भी समुद्र के अंदर चल रहा है, तो इतनी स्पीड दुश्मन को चकमा देने के लिए घातक हो सकती। यानी बहुत ही जबरदस्त इंजीनियरिंग का काम है सबमरीन बनाना। और प्रोजेक्ट 75 के जरिए भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जो ये बनाते हैं। ये पनडुब्बियां स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर बनेंगी, जिसका मतलब ये हुआ कि 2 भारतीय कंपनियां, माज़ागांव शिप बिल्डर्स और L&T, मिलकर एक तीसरी विदेशी सबमरीन बनाने वाली कंपनी के साथ ये 6 पनडुब्बियां बनाएंगी। फ्रांस, जर्मनी, रूस, दक्षिण कोरिया और स्पेन की 5 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, जिनमें किसी एक के साथ ये भारतीय कंपनियां पार्टनरशिप कर सकती हैं। और आजादी के 75वें साल में प्रोजेक्ट 75 बनाएगा भारत को समंदर का सिकंदर।